नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। संसद में महाटकराव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है और इस बीच राहुल गांधी के तमाम गंभीर आरोप है जिस पर सरकार ने कहा है कि सबूत दो, जवाब दो। और राहुल गांधी जब बोलते हैं तो स्पीकर की तरफ से टोका टाकी देखने को मिलती है, जिसके बाद राहुल गांधी के आरोपों की बौछार देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। यानी कुल मिलाकर संसद में जिस तरीके से महाटकराव की स्थिति है, ये भविष्य को लेकर आज एक चिंताजनक तस्वीर भी सामने आकर खड़ी हो गई है। तस्वीर इसीलिए क्योंकि विपक्ष अगर कई तरह के गंभीर आरोप लगाता है तो क्या विशेषाधिकार नोटिस के माध्यम से उसको बोलने की स्वतंत्रता भी उससे छीन ली जाएगी? क्या लोकतंत्र की मर्यादा रक्षा के नाम पर विपक्ष को बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा? और क्या स्पीकर वाकई में निष्पक्ष है? जिस तरीके से एक बार फिर से आज टोका टाकी सामने आई, विपक्ष तरह तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है। इंडिया यूएस ट्रेड डील की भी बात कर रहा है, कह रहा है भारत माता को बेच दिया, जिस पर सरकार के ऊपर तमाम तरह के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जवाब अनिवार्य भी हो जाता है। तो आज इसी पर करेंगे हम सीधी बात, लेकिन उससे पहले देखिए कि संसद के भीतर किस तरीके से राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच घमासान देखने को मिला। Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, आप सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। तो संसद में राहुल गांधी मुखर होकर बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने भारत माता को बेच दिया, सरेंडर कर दिया सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, प्रधानमंत्री की आंखों में डर दिखता है। तो उधर किरण रिजिजू तमाम तरह के सवाल राहुल गांधी पर खड़े करते हैं और कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं बना, जो शब्दावली उनकी थी वो आपने सुन ही ली, कि कोई भी ऐसा नहीं बना जो भारत माता को लेकर ऐसे कह सके। सरकार अपने तरीके से पूरा काम कर रही है और निष्पक्षता के साथ काम कर रही है, और इसके बाद भी बीजेपी विंग की तरफ से राहुल गांधी को रोस्ट करने का पूरा काम किया जा रहा है। अब कौन सच है कौन झूठ है ये एक अलग बात हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से मुखर है, संसद के बाहर भी वो बात करते हैं, मीडिया से बयान देते हैं, इसके अलावा भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। सुनिए जरा। मेरे पास डेटा है, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. देखिए, सबने सुना है राहुल गांधी जी ने
बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहां में नोटिस सर्व करेंगे। तो एप्स्टीन फाइल से लेकर इंडिया यूएस ट्रेड डील से लेकर चाइना के मुद्दे पर, हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तो उधर सरकार की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं। विशेषाधिकार नोटिस लाने की तैयारी भी राहुल गांधी के खिलाफ हो रही है। इसमें कई सुलगते सवाल है जो आज सीधी बात में हम करने वाले हैं। कि वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। संसद में आरोप के लिए सबूत देना अनिवार्य या विपक्ष को राजनीतिक सवाल उठाने की छूट, क्योंकि सबूत मांगे जा रहे राहुल गांधी से। दूसरा सवाल, स्पीकर की टोका टाकी संसदीय मर्यादा की रक्षा या फिर विपक्ष की आवाज दबाने का तरीका, क्योंकि जब राहुल गांधी कहते हैं सबूत है देता हूं तो स्पीकर के द्वारा टोका जाता है। तीसरा सवाल, विशेषाधिकार नोटिस लोकतंत्र की रक्षा का संवैधानिक हथियार या फिर आलोचना दबाने का राजनीतिक अस्त्र, ये अहम हो जाता है। चौथा सवाल सुन लीजिए, क्या आरोप बना विशेषाधिकार की लड़ाई असली मुद्दों यानी कि रोजगार, महंगाई, बजट, इन सब से ध्यान भटकाने की एक नई रणनीति बन चुकी है। पांचवा अहम सवाल, अगर विपक्ष के आरोपों पर विशेषाधिकार कार्रवाई होगी तो क्या भविष्य में बोलने की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी, कि भविष्य में सोच समझ कर बोला जाए, सवाल उठाए जाए या नहीं उठाए जाए। इसीलिए ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जो आज सीधी बात में हम करेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, हमारे साथ कई नेता होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संसद में जिस तरीके से ये महासंग्राम, महाटकराव देखने को मिल रहा है, इसने कई तरह के गंभीर सवाल जो है वो जरूर यहाँ पर खड़े कर दिए और उनका जवाब जरूरी है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। कर्नल शरद शरण जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर परमवीर सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, सरकार सीधे कह रही है कि राहुल गांधी ने जो तमाम आरोप लगाए उस पर कि सबूत दो, प्रमाण लेकर आओ, और जब राहुल गांधी कहते हैं सबूत है तो स्पीकर की तरफ से टोक दिया जाता है कि पहले आप बात पूरी कीजिए फिर आप सबूत दीजिएगा। तो ये दो सवाल यहाँ पर ही पूरी बात खड़े करती है। एक, जो स्पीकर की निष्पक्षता पर बार बार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इनको दोबारा से एक बार हाईलाइट हो गया है यही सवाल कि स्पीकर की तरफ से फिर से राहुल गांधी को टोका गया। जब वो बोल रहे थे वो तो कह रहे थे ना कि सबूत देता हूं। दूसरा अहम सवाल कि आप जो विशेषाधिकार नोटिस लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या विपक्ष को बोलने का अधिकार भी नहीं है कि वो संसद में खुलकर कोई सवाल खड़े कर सके, कुछ बात अपनी रख सके? नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, राहुल गांधी बात रखें उसका उनको अधिकार है, लेकिन वो कुतर्क करें और पर्सनली किसी पे टिप्पणी करें बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के, पर्सनली ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर पे टिप्पणी करें, तो इसके लिए तो उनके ऊपर विशेषाधिकार नोटिस उनको देना बिल्कुल बनता है। क्यों नहीं बनता? अब मैं यहाँ पे बहस कर रहा हूँ, लेकिन सीधा मैं चंद्रमोहन जी को डिफेम करना शुरू कर दूंगा, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। मैं और चंद्रमोहन जी बहस कर सकते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रखूँ, अपनी बात रखूँ, लेकिन मैं उनको डिफेम करना शुरू कर दूं। और रही बात जो स्पीकर ने उनको टोका, स्पीकर ने अगर उनके पास साक्ष्य तो साक्ष्य के साथ बात रखते। स्पीकर ने उनको इसलिए रोका कि आप जो बात रख रहे हैं वो रखें, आप अनगल बातें करें। पहले भी क्या किया, क्यों 3-4 दिन उन्होंने बर्बाद कराए?
एक अनपब्लिश अनऑथराइज्ड बुक को कोट करके वो पार्लियामेंट में ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, पार्लियामेंट को बाधित कर रहे थे, पार्लियामेंट को उन्होंने एक तरीके से बंधक बनाया हुआ था। इससे ज्यादा नेगेटिव और क्या हो सकता है? वो कहते हैं कि मोदी जी ने देश को, अरे देश को बेचने वाले आप हो, आपने जमीन से लेके आसमान तक सब कुछ बेच दिया, और आपको ऐसे लोगों के इशारे पे काम करते हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों पे, हम सब जानते हैं, जिनके इशारे पे आप जाके अमेरिका में कहते हैं कि सिख भारत में सुरक्षित नहीं है, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। आपको ब्रिटेन में जाके कहते हैं कि वे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो आप कोई भी वो मौका नहीं छोड़ते जो देश को डिफेम करने का मौका होता है। आज राहुल गांधी जी ने देश विरोध की सुपारी ले रखी है, उन्होंने ये तय कर दिया है कि देश आपके के विकास अनुसार को राहुल बाधित करना गांधी है। देश हित की बातें नहीं करते हैं? आपके अनुसार राहुल गांधी देश हित की बातें नहीं करते हैं? जितने भी उनके प्रीवियस स्टेटमेंट्स ले लीजिए या फिर अभी बजट सत्र के दौरान के स्टेटमेंट्स ले लीजिए, राहुल गांधी देश को बदनाम करने वाले ही बयान देते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं? ना सिर्फ बदनाम करने वाले, बल्कि अब मैं ये बोलूंगा कि इकोनॉमी को बाधित करने वाले, विकास को बाधित करने वाले उनके सारे स्टेप्स हैं। आज वो सह नहीं कर पा रहे, आज वो देख नहीं पा रहे कि भारत की इकोनॉमी विषम परिस्थितियों में भी सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत बराबरी के साथ बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ ट्रेड डील कर रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत हर सेक्टर में अच्छी विकास दर अर्जित कर रहा है। ट्रेड डील पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, और जब वो सवाल उठाते हैं खेमचंद शर्मा जी, तो इसका जवाब चंद्रमोहन शर्मा जी ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी, राहुल गांधी तमाम तरह के गंभीर सवाल वो उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें वो कहते हैं, बड़े बड़े आरोप वो लगाते हैं। प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, प्रधानमंत्री की आंखों में डर लग रहा है, डर दिखता है, तमाम बड़ी बड़ी बातें। क्या कोई सबूत, कोई साक्ष्य, कोई दस्तावेज, कोई आधार है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष राहुल गांधी संसद के भीतर बोल रहे हैं? देखिए मोनिका जी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी और विपक्ष में कोई अकेली विपक्ष की पार्टी इस देश की आजादी से अब तक और आजादी से बीच में, आजादी के बाद जो अब तक का दौर आया, और भी पार्टियां विपक्ष में रही हैं। क्या सभी साक्ष्य और प्रमाण लेके आई थी? और कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष की पार्टी जब कोई साक्ष्य लेके आती है, कोई तथ्य लेके आती है, वो कहीं ना कहीं से उसका आधार लेके आती है, और उसकी छानबीन और उसकी सत्यता को साबित करने का काम किसका होता है? सरकार का। और पहले भी सरकारें रही हैं, क्योंकि जब विपक्ष किसको, अभी मेरे मित्र ने बोला कि चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को डिफेंस कर रहा हूं, राहुल गांधी किसको डिफेंस कर रहे हैं? खेमचंद जी, आप गलत हैं। राहुल गांधी जी भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्योंकि वो नेता सदन है और चुने हुए एमपी है, और वो भारत की वो आवाज है जो विपक्ष की आवाज है। चाहे वो विपक्ष की आवाज एक व्यक्ति की गलत हो या सही हो, वो एलओपी नेता राहुल गांधी सदन में लेके जाते हैं। गलत है सही है उसका फैसला आप कौन होते हैं करने वाले? आप उनकी बात का जवाब दीजिए, क्योंकि वो जवाब हिंदुस्तान की है, वो राहुल गांधी की नहीं है। वो जवाब राहुल गांधी विपक्ष के नेता। अगर इतनी पारदर्शिता जो अभी हमारी डिबेट में शुरू हुई है, अगर इतनी पारदर्शिता और इतनी पारदर्शिता की बातों का आदान प्रदान हो जाए, तो फिर तो लोकसभा में लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रश्न तो यह है कि यहां जो बात हो रही है, जो सदन के अंदर प्रश्न उठाया जाता है, तो एक रिंग से और आखिरी रिंग तक ये मोशन बना दिया जाता है कि कहीं नेता सदन ऐसी कोई बात ना कह दे जिससे सरकार को कल डिफेंस करना मुश्किल हो। अब प्रश्न क्या है, मुद्दे क्या उठे? एफसीन की फाइल का मुद्दा होता है। अब ये जो बातें कही गई हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, ठीक है, अब जो बातें कही गई हैं, देखिए राहुल गांधी ने दे धनाधन आरोप तो लगा दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई हूं अभी तक कि आधार भी है कांग्रेस के पास इसके या नहीं है। क्या आपके पास कोई सबूत, कोई साक्ष्य है कि सबूत मांगे जा रहे हैं, प्रमाण मांगा जा रहा है सरकार की तरफ से, तो आप सामने रख सके? देखिए मोनिका जी, बिल्कुल साक्ष्य, सबूत और प्रूफ सब कुछ है। सही या गलत होना ये समय डिसाइड कर देगा। अब नरवाणे जी की किताब छपी थी, समय तो आपके हाथ में ना लेकर आना। मैं आ रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं दे रहा हूँ, मेरी बात का जवाब, मेरी बात सुनिए। अभी आपने मेरे से एक प्रश्न करा, आप मेरे से कह रहे हैं कि आपके इस बात का साक्ष्य है या नहीं है, तो मैं उस साक्ष्य का डिफेंस आपको अपनी बातों से दूंगा। आप गलत या सही का मोशन तो हमारे पास एक अलग प्लेटफॉर्म है। अब आता है कि जैसे नारवाणे जी, क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष का अपमान नहीं कर रही? क्या राहुल गांधी जी के द्वारा कही हुई बातें नरवाणे जी की जो हैं, क्या नरवाणे जी ने उस किसी एक बात का भी राहुल जी की बात का कंडम करा है? क्या पेंगुइन ऑफ इंडिया प्रकाशन का जो
प्रकाशन है जो आज कह रहा है कि मैंने बुक नहीं छापी, तो वो बुक आसमान से छप के आ गई? वो क्या अमेज़न के ऊपर सेल हो रही थी? क्या वो अपने आप सेल हो रही थी? और अगर उस साक्ष्यों पर, उन तथ्यों पर बात हो रही है कि उस तथ्यों की लड़ाई और उस तथ्यों को ओल जोल कर किन नेताओं ने आगे पेश करा था? अगर सरकार की तो नीति यही होती है। सारी बातें ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, हम नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं मेरी बात समझिए, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। हम रोजाना, क्योंकि इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हम रोजाना संसद के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, जो संसद की कार्यवाही पूरे दिन चलती है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, ये वाली सारी बातें कल भी बीते दिन हम समझ चुके हैं, परसों भी हम सारी ये बातें समझ चुके हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और मैं ये समझना चाहती हूँ और मैं ये चाहती भी हूँ कि ऐसा हो कि अगर विपक्ष तमाम तरह के, क्योंकि ये देश हित की बात है, ये देश का मुद्दा है, अगर विपक्ष इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है, तो जिस तरीके से वोट चोरी के जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे, तो एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर उन्होंने बड़ा बड़ा डाटा रखा था, तमाम पूरा डाटा के साथ उन्होंने पूरा सब कुछ बोला था। तो क्या इस तरीके से कल परसों तरसों आप कुछ करेंगे कि आप वो सारे सबूत हर एक चीज के, चाहे वो इंडिया यूएस ट्रेड डील से जुड़े हो, जब आप कहते हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया है, प्रधानमंत्री की आंखों में डर लग रहा है, चाहे नरवणे साहब से जुड़े हो, जिस भी मुद्दे से जुड़े हैं, आप कुछ करेंगे? नहीं तो ये ना हो कि सरकार विशेषाधिकार नोटिस ले आए इतने में। देखिए, मैं आपकी बातों का 4 बातों में जवाब दे दूंगा और भारतीय जनता पार्टी की कमर हिला दूंगा। काला धन है, सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। 2014 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। आज 3 बार की सरकार के बाद देश के प्रधानमंत्री काला धन नहीं लेके आए। सबसे बड़ी बात तो आप मुझे बता दीजिए, आज तो आप सरकार में हैं, तब आप विपक्ष में थे। जब आप विपक्ष में थे तब आप कह रहे थे कि काला धन मेरे देश का है और इतना पैसा है, और वो काला धन तब के और आज के अंदर कई गुना बढ़ गया। और आप 3 बार की सरकार में रह के बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं। तो झूठ उधर है, इधर नहीं है। इधर आपने बदनाम किया था। मैंने वो बात कही है, जब किसी में दम है, चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी, किसी नेता में दम है तो मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए कि आप 3 बार की सरकार में रहते हुए क्या देश के एक नागरिक के खाते में 15 रुपए भी डाल पाए उस काले धन का? लेकिन आज प्रधानमंत्री होने के बाद भी नहीं आप डाल पाए और आरोप आप विपक्ष के नेता की तरह लगा रहे थे। तो विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया, वो नैरेटिव को दिया। आज जो हम साक्ष्य कर रहे हैं वो नैरेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे जी की किताब का बात कर रहे हैं। हम जो फाइल्स की बात कर रहे हैं, वो फाइल उसकी बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा अमेरिका में हो रही है। और क्या देश के प्रधानमंत्री और मेरे देश के लिए मुझे जाके अमेरिका में पूछना पड़ेगा? उस देश के प्रधानमंत्री का जो चाहे तो शौचालय का उद्घाटन करने आ जाते हैं, रेलवे की बस का, रेलवे चलाना हो तो हरी झंडी दिखाने आ जाएंगे, बस चलानी होगी तो हरी झंडी दिखाने आ जाएंगे। तो लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ अमेरिका के साथ, जो अमेरिकन डील हुई, उसके लिए भारत देश के प्रधानमंत्री सारी बातों से मैं आपकी सारी बातों को समझ पा रही हूँ चंद्रमोहन शर्मा, लेकिन मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा ना। आप पॉइंटर्स गिना रहे हैं, नहीं सुनिए तो आप पॉइंटर्स गिना रहे हैं, मैं आपके सवालों को बिल्कुल मैं काट नहीं रही हूं जो आप सवाल करें, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार ये कह रही है क्लियर तौर पर कि क्या आपके पास साक्ष्य है, प्रमाण दीजिए, तो मैं बस पूछना चाह रही हूं, आप मुझे ये बता दीजिए भाई, कल हम प्रमाण रखेंगे, कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम सारे सबूत रखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। ये स्टेटमेंट मैं आपसे उम्मीद कर रही हूं, लेकिन ये मुझे नहीं मिल रहा है। आप समय लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। कर्नल शरद शरण जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कर्नल शरद शरण जी, संसद में जिस तरीके से महाटकराव देखने को मिल रहा है, जो स्थिति बनी हुई है, अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो राहुल गांधी ने जो तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, 5 बड़े बड़े पॉइंटर्स में 5 बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने कही है, गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरा, क्या आपको नहीं लगता कि इन सबको देखते हुए जो असल मुद्दे संसद में चर्चा होने चाहिए, बजट, महंगाई, रोजगार, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं, क्योंकि जनता उम्मीद कर रही है कि हमारे इन मुद्दों पर भी बात हो, लेकिन ये मुद्दे पे बात तो हो ही नहीं पा रही। मोनिका जी, एक बात तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि संसद में कुछ विशेष नैरेटिव्स के ऊपर काम हुआ है। हाँ। और सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो परसेप्शन देश में पैदा करते रहे हैं, उसको बिल्कुल खोल के देश के सामने रखा गया है। ये राजनीति का हिस्सा है और जो भी राजनीतिक लोग हैं वो यही करते हैं, उनका धर्म भी यही है। तो कम से कम मैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का और राहुल जी का खास तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा
कि हमारे देश में मिलिट्री हिस्ट्री को बहुत ज्यादा शौक से सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब ये मुद्दा संसद में उठा तो ये जनरल नरावने भी जानते हैं कि उनकी बुक्स को कुछ मिलिट्री लीडर्स और कुछ स्ट्रैटेजिस्ट और कुछ फॉरेन अफेयर्स के लोग या फॉरेन सर्विसेज के लोग जो पढ़ने वाले थे, अब वो किसी ना किसी माध्यम से पूरे देश में इस समय घूम रही है। और जिस तरीके के आदेश आ रहे हैं कि एफआईआर होगी और कार्रवाई होगी, तो कम से कम 30, 40 या 50 करोड़ लोगों के खिलाफ एफआईआर अब भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आम जनता भी अब मिलिट्री हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ेगी, और उस बुक में कुछ कंटेंट्स हैं जिनके बारे में कतई चर्चा नहीं आ रही है, लेकिन जमीन पे आम आदमी ने पढ़ लिया। मैं एक दो संक्षिप्त में बातें बता देता हूं। जो कहते थे ये नया भारत है, ये घुस के मारता है, जो पुलवामा के नाम पे वोट मांग रहे थे कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर आप हमें एक वोट दे सकते हैं क्या, ऐसे नए नए नैरेटिव्स देश में बने हैं कि लोग फौज की शहादत पे भी वोट मांग सकते हैं और लोग शर्मिंदा भी महसूस नहीं करते हैं। लोग ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में घुस के हम मारने गए थे, सेना तो आराम कर रही थी, हम खादी में AK-47 लेके गए थे। उस नैरेटिव को भी ध्वस्त किया गया है। जो डोकलाम में हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरे देश ने अब पढ़ लिया है कि हमारे देश का नेतृत्व जब समय आता है फैसला लेने का, तो उसने अपना पूरा का पूरा दारोमदार फौज के ऊपर डाल दिया कि जनरल साहब आप खुद फैसला लीजिए। स्वाभाविक है कि देश का नेतृत्व स्ट्रैटेजिक मेंशंस पे डिसीजंस लेगा। अगर पाकिस्तान का कंसर्न हो, बांग्लादेश का कंसर्न हो, नेपाल का कंसर्न हो, तो हर देश के हिसाब से अलग है। लेकिन जब आप चीन से बात करते हैं तो कोई छोटी भी चीज बहुत बड़ी बन सकती है। आप देखिए पहलगाम में हमारी 26 महिलाओं का सिंदूर पहुंचा गया, तो उसके बाद वो नैरेटिव कहां रुका? क्या आप एक बार एस्केलेट हो जाए वॉर तो उसकी एक्सटेंट को आप लिमिट कर सकते हैं? तो ये फैसला प्रधानमंत्री को लेना था कि जब हम चीन को चुनौती दे रहे हैं तो क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। चीफ ये चाहते थे, तो वो अब देश पढ़ रहा है। दूसरी बात, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती रही है कि अग्निवीर योजना फौज के कहने से आई है, और जनरल नरवणे उस समय चीफ थे 2022 में, उन्होंने इसी किताब में लिखा है कि हम पूरी बातों से सहमत नहीं थे, सरकार का दबाव था, हमने लागू किया। ये देश का जनमानस पढ़ रहा है, थोड़े दिन में मीडिया में चर्चा में ये एस्पेक्ट भी आएगा। तीसरी बात, जब हम कह रहे हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में लगातार बहस हो रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार दबाव में है और वो इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को इन मुद्दों पे बोलने ही नहीं देना चाहता है। और स्पीकर का जो नैतिक दायित्व है कि सबके पक्ष की बात करें, जब वो उससे लगातार भागे हैं तो उनके इम्पीचमेंट की बात आई है और नोटिस दिया गया है। हाँ। उस नोटिस को बैलेंस करने के लिए आर्टिफिशियली तमाशा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सामने हैं, मैं रखने को तैयार हूं, और जगदंबिका पाल जी कह रहे हैं कि कागज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अब डिफेंसिव मोड में है, अपने अपराधों से भाग रही है। आपको लगता है विपक्ष की बोलने की जो आजादी है, विपक्ष की जो बोलने की आजादी है, सीधे तौर पर उसका हनन अब संसद के भीतर हो रहा है? देखिए, इसको मैं बहुत सारांश छोटे से उसमें बता देता हूं। 2024 में इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ा था तो लगातार हमने कहा संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है। अब जब इंडिया गठबंधन बात कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं संविधान और लोकतंत्र के अलावा अब देश पर खतरा है। तो जब खतरा देश पे है तो विपक्ष की आवाज को बंद करने का पूरा प्रयास होगा। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी का मैं रुख करूंगी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है। परमवीर सिंह जी, सबकी बातें आपने सुनी, सबकी बातें सुनने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? जो संसद के भीतर जिस तरीके से टकराव की, संग्राम की स्थिति देखने को मिल रही है, एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ पक्ष है, ये जो गतिरोध है ये क्या दर्शा रहा है? स्पीकर की निष्पक्षता पर सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं।
आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि आज एक बार फिर से टोका जाता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मैं सबूत हैं, पर स्पीकर फिर से टोक देते हैं। पहला। दूसरा, सरकार की तरफ से जो विशेषाधिकार नोटिस लाने की तैयारी है, क्या ये विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक राजनीतिक अस्त्र बनता हुआ नहीं दिख रहा, या फिर ये वाकई में लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करने का एक अस्त्र है? हाँ मोनिका जी, देखिए डेमोक्रेसी की सुंदरता होती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है कि जिसके जो मन में आए वो बोले, और आप उसको कानूनी रूप से या किसी तरीके से आप उसको हार्म नहीं कर सकते आप। तो ये सुंदरता है, आप विपक्ष के हैं बोलते रहिए, लेकिन नेताओं के पास एक सबसे अच्छा प्रिविलेज है कि उन्हें किसी भी बात का सबूत नहीं देना होता, किसी भी बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आरोप दागो, काम हो गया बस अपना। उसके बाद वो जैसे कहते हैं कि बंदरों के बीच में एक गुड़ की भेली फेंक दी जाती है, फिर बंदर अपने आप लड़ते रहते हैं। तो नेताओं का काम, चाहे मैं अक्रॉस पार्टी लाइन बोलूंगा, यही काम होता है। वो जनता को बंदर समझते हैं और ऐसा एक नैरेटिव का भेली गुड़ के रूप में डाल देते हैं कि अब आप करते रहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूंगा, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ये जनता की गलती है कि हम लोग मुद्दों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक स्विस मैगजीन है, उसका नाम था शायद वाइजर इलस्ट्रेटेड। उसने 11 सितंबर 1991 में एक लेख छापा था, दुनिया के 14 सबसे बड़े जो वो है, क्या नाम है, मतलब बड़े नेता जो तानाशाह भी हैं, हाँ। उनके स्विस बैंक्स में अकाउंट है, उसमें राजीव गांधी जी का नाम भी आया था। और तमाम बहुत चर्चा हुई थी, उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और बाकी जनता दल की वो होती थी, तो बड़ा हल्ला हुआ था, हंगामा हुआ था, लेकिन किसी ने कोई सबूत नहीं दिए थे, ना मैगजीन ने दिए थे, ना जिन्होंने आरोप लगाए थे उन्होंने दिए थे, ना ही राजीव गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई उसका स्पष्टीकरण आया था। तो ये एक, जैसे अभी कर्नल साहब बोल रहे थे, सेना की एक पॉलिसी होती है, वहां पर आर्टिलरी खास करके यूज करती है शूट एंड स्कूट, कि आप फायर कीजिए या तोप से गोला दागिए और अपनी जगह चेंज कर लीजिए। नेता भी शूट एंड स्कूट पॉलिसी करते हैं, तो आरोप दागते हैं और भाग जाते हैं। तो इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जनता ने खास करके मीडिया में जब ये आरोप दागे जाते हैं, जैसे कुछ दिन पहले तक दूध चोरी का मुद्दा बहुत गर्मागर्मी चल रहा था, कहाँ गया साहब वो बात, या जैसे अगर अटल जी के समय की बात थी तो उस समय उनका नारा आया था शाइनिंग इंडिया, कि आप में वो शेर बनाया गया था मेक इन इंडिया का। हाँ। तो वो चीजें, ये विपक्ष आज जो विपक्ष में, कल को शायद पक्ष में होंगे, तो ये रोल्स रिवर्सल हो जाते हैं, लेकिन एटीट्यूड रिवर्स कभी नहीं होता है। जिस चीज को कभी बुरा विपक्ष कह रहा होता है, उसको जो पक्ष में आने के बाद फेवर में भी आ जाते हैं। तो नेताओं का ये, मैं कहता हूँ, दोहरा चरित्र होता है। अब जनता इसको समझती है। पहले बेसिकली होता क्या था कि आपके पास संसाधन कम थे, केवल आपको प्रिंट मीडिया है, अखबार में जो खबर छपती थी लोग सच मान लेते थे, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब जैसे बात करी जा रही है कि सबूत दीजिए, पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर संसद में वो कुछ भी बोले, उनको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही किसी कोर्ट में चैलेंज किसी भी हैबिट किया जा सकता है। इसी संसद के अंदर बहुत भद्दी भद्दी गालियां भी बहुत लोगों ने आपस में दी है, किसी का कुछ नहीं होता है। इसको तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सबूत मांग रहे हैं। परमवीर जी, एक सेकंड, मुझे डाउट है, जरा इस पॉइंट को और क्लैरिफाई करें। जब विपक्ष का कोई नेता अगर आरोप लगाता है, जैसे राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए, तो क्या ये रूल है कि उन्हें संसद के भीतर, संसद में सबूत रखने होंगे, प्रमाण रखने होंगे, या फिर वो उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर वो आरोप लगाना चाहता है या कुछ कहना चाहता है तो वो कुछ भी कह सकता है? वास्तव में मोनिका जी यही है, उनको कोई सबूत रखने की आवश्यकता नहीं है, आरोप लगा सकते हैं, और पहले भी बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं। ठीक, और कोई सबूत रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर इसके खिलाफ जो ये विशेषाधिकार नोटिस लाने की तैयारी है, फिर अब जब सबूत रखने की अगर जरूरत होती ही नहीं है, तो सरकार जो ये विशेषाधिकार नोटिस लाने की तैयारी कर रही है, क्या ये उचित है? देखिए, ये नूरा कुश्ती होती है। अभी आपने, होता क्या है कि एक बॉक्सिंग का बाउट जब चल रहा होता है तो बॉक्सर अपनी चाल बदलते रहते हैं। तो ये पक्ष विपक्ष का एक बाउट होता है कि जनता को, जैसे आपने कहा था, असली मुद्दे की बात हो नहीं रही है। एपिस्टीन फाइल्स के ऊपर बात हो रही है, नरवाने जी की पुस्तक के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो राहुल गांधी जी या नौकरी नहीं है, सड़क नहीं है, वो तो चीजें छूट गई पीछे। तो ये पड़ी जा रही है, तो आप एक दूसरे को आरोप दाग रहे हैं, दोनों ही अपने काम से हटे हुए हैं। बस वास्तव में एक एमपी का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी बनारस एमपी है, तो उन सारे क्षेत्र में क्या क्या हुआ वो दिखना चाहिए, मुझे आम जनता को दिखना चाहिए। या राहुल गांधी जी रायबरेली से आते हैं, लेकिन वो नहीं दिखता है, दिखना चाहिए वहां पर क्या हुआ, वो नहीं होता है। लेकिन वो ना दिखकर सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर बात होती है, वो ना दिखकर सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर बात होती है, और ऐसा लगने लग गया है जैसे संसद मानो जनता के मुद्दों को डिस्कस करने का एक लोकतांत्रिक मंदिर ना बनकर एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, इस मुद्दे पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
और सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं संसद में जिस तरीके से गतिरोध जारी है और जो ये टकराव की स्थिति है, इस टकराव की स्थिति ने भविष्य को लेकर एक बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बोलने की आजादी पर, स्वतंत्रता पर, इन सब पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सरकार एक तरफ जहां विपक्ष के आरोपों की वजह से सवालों के घेरे में आ गई है, तो उधर विपक्ष के खिलाफ भी, यानी कि राहुल गांधी जिन्होंने बड़े आरोप लगाए, उनके खिलाफ भी सरकार विशेषाधिकार नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आगे क्या अंजाम होगा, क्या तस्वीर होगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। कर्नल शरद शरण जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खेमचंद शर्मा जी, आप प्रमाण मांग रहे हैं सीधे। अभी परमवीर जी से मैंने इसीलिए इस पॉइंट को जरा और क्लियर किया कि टेक्निकली हम चीजें सही तरीके से और समझ पाए उनसे। आप प्रमाण मांग रहे हैं, जब प्रमाण की, अगर प्रमाण संसद के भीतर रखे जाए, ये कोई रूल नहीं है कि एग्जैक्ट रूल हो कि आपको रखना ही रखना है, तो अगर वो प्रमाण आप मांग भी रहे हैं, चलिए मांग भी रहे हैं, मैं कहती हूं, आप फिर विशेषाधिकार नोटिस किस बेस पर लेकर आ रहे हैं? ये तो सीधे वही हो गया कि आप विशेषाधिकार नोटिस को एक राजनीतिक अस्त्र के तौर पर तैयार कर रहे हैं कि ये नेता विपक्ष का हमारे खिलाफ बोल रहा है, हम पर आरोप लगा रहा है, तो चलिए जी हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए सीधे विशेषाधिकार नोटिस लेकर आते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ शायद जानकारी या समझ की जो कुछ गलती है, आप क्लियर कर दीजिए। पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म फ्री है, आप क्लियर कर दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ। विशेष अधिकार लाया जाता है जब आप संसद को, देश को गुमराह करते हो। जरूरी नहीं है कि आप वहां पे साक्ष्य रखो, लेकिन बिना साक्ष्य के आप किसी पे, इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, मिनिस्टर पे आरोप लगाओगे तो आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। आपको एक बहुत ही गंभीर बात करोगे, जो एक होता है कि भाई अपना जनरल बात करो, ठीक है, साक्ष्य नहीं दे रहे तो चलेगा, लेकिन आप गंभीर आरोप लगा रहे हो और वहां पे आपके पास फैक्ट्स नहीं है, संसद में बोल रहे हो, तो ये देश को गुमराह करने वाली बात है, संसद को गुमराह करने वाली बात है। तो उसी कंडीशन में आप इस तरीके से नहीं है कि किसी के भी खिलाफ आप इस तरीके से मोशन ला सकते हो। मोशन तभी आता है जब आपने संसद को गुमराह किया है, देश को गुमराह किया है। यहाँ राहुल गांधी जी ने किया है। हाँ जी, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको हथियार के तौर पे नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी देश का जो हक है, देश को जो गुमराह करने का इन्होंने षड्यंत्र रचा है, देश बिल्कुल देश हित में करिए। दूसरी बात, अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता कर्नल साहब जो बोल रहे थे, अरे भाई आप जिस तरीके से लगातार धारा प्रवाह कि भाई जो एक बुक है, बुक पे ये लिखा है, वो लिखा है, चाइना का बात हो गया, हमारी 26 बहनों का सिंदूर मिट गया। आप ये बताइए, आपके भी ऑनरेबल नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे, आपको पता है उस समय क्या क्या हुआ आर्मी के साथ, आर्मी ऑफिसर्स के साथ। और आज मोदी को सरकार है, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। आप तो आर्मी ऑफिसर हो, आप कर्नल शरद शरण आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। खेमचंद शर्मा जी, कर्नल शरद शरण आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। लेट मी कंप्लीट। आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपकी, ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए, फिर वो आपकी बात का आंसर करेंगे। शरण जी बस 2 मिनट। देखिए, अब ये बात करते हैं, चाहे कोई सा भी कंफ्लिक्ट ले लो, ये पहली सरकार है घर में घुस के पाकिस्तान को मारा है। सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू मारा, एयर स्ट्राइक के थ्रू मारा, और ऑपरेशन सिंधु में भी मारा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने ही बोला है, दुश्मन ने इसको एक्सेप्ट किया है, डिफरेंट फोरम से इसको एक्सेप्ट किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान, चाइना को भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, चाइना के भी दांत खट्टे किए गए। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने की बातें करेंगे, सेना का मोटिवेशन डाउन करने की बातें करेंगे, सेना को गुमराह करने की कोशिश करोगे। सेना नहीं होती है, लेकिन जो लोग सेना में जाने के लिए प्रेरित होते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके मोरल को डाउन कर रहे हैं। और अनवेरिफाइड, अनपब्लिश्ड बुक को फिर से आप कोट कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। वो भी आप एक्स आर्मी ऑफिसर हो, और एक्स आर्मी ऑफिसर अपने सर्विस रिकॉर्ड से बंधा हुआ होता है। जब तक पब्लिशर या राइटर ये ऑफिशियल ना कह दे कि इट इज बीन नाउ अलाउड टू रीड और पब्लिश, और ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूं कि मैंने लिखी है, मेरी सहमति से लिखी गई है, तब तक किसी को क्या अधिकार है?
कि उस बुक को हेमचंद्र कोट शर्मा करके जी, अगर आप राहुल गवर्नमेंट गांधी ऑफ ने इंडिया वो पन्ने भी दिखाए, अगर आप नरवणे इंडिया साहब की बुक की बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी ने वो पन्ने भी दिखाए तो वो तो द इंडियन एक्सप्रेस में छपे थे, वो तो पहले से ही सर्कुलेटेड थे, पब्लिक थे, छपने ठीक है, से थोड़ी तो मोनिका जी, वो तो छपने से थोड़ी सर्कुलेटेड थे public ना, हो वो जाते कहीं हैं। और से वो पब्लिशर के पास जाके, अगर अधूरी बुक भी, मैं कहती हूँ अगर अधूरी बुक भी थी तो पब्लिशर के पास जाके उनसे बोल के थोड़ी आए कि अरे पेंगुइन इंडिया प्लीज आप मुझे जरा इस बुक के 2 पन्ने दे दीजिएगा, ऐसे तो उन्होंने नहीं किया ना, वो द इंडियन एक्सप्रेस में थे, सर्कुलेटेड थे पहले से, वो 2 पन्ने लेकर आते हैं। आप गारंटी दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है? नहीं, ये मैं तो क्यों भी गारंटी FIR दूंगी, होगी, गारंटी तो उसमें जांच का चंद्रमोहन पता शर्मा जी चलेगा। देंगे। मोनिका हमारे जी, सामने आपने जो गारंटी तस्वीर दी है है, उसको आपने ही देखकर गारंटी हमारे दी है। मन में जो सवाल है, आपने ही हम वो गारंटी सवाल दी है। आपसे कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि पहले लीक बुक राहुल गांधी जी के पास आई हो, फिर वो मीडिया के पास गई हो, ताकि जो वो बोले उसको तो उसमें ये तो वजन बन सर्कुलेटेड सके। पहले से लेकिन था, इन्होंने- अगर राहुल गांधी के पास पहले आई हो, अगर सर्कुलेटेड तो पहले से था ना, राहुल गांधी के पास पहले आई तो राहुल गांधी ने पहले मीडिया में दी। चंद्रमोहन शर्मा जी आ रही हूं मैं, एक सेकंड, आप ही जवाब देंगे बल्कि बेहतर तरीके से, यानी उन्होंने पहले मीडिया में दी, फिर वो बाद में पन्ने लेकर आए। नहीं, एक लास्ट सवाल है, देखिए, ऐसा हमारे पीछे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी की भी है कि आप अनवेरिफाइड अनपब्लिश कंटेंट को अपनी टीवी पे चला सकते हो? नहीं, वो तो संसद है। अरे सर, और जब वो बुक, मैं दे रहा हूँ खेमचंद जी जब वो जवाब। बुक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर खेमचंद शर्मा जी, review में है, खेमचंद शर्मा जी, देखिए, मेरे आपको भाषण आपको में- जवाब पहले चंद्रमोहन शर्मा जी देंगे, फिर आप ही की बात का जवाब कर्नल शरद शरण भी देंगे, पर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर अनपब्लिश्ड अनवेरिफाइड सारी आपके चीजें, तो पास मैं आपको एक ये अच्छा कह दूं कि पैनल है, उसके जो आपके राइटर हैं पास- वो राहुल गांधी नहीं थे, आज आपके पास उसके जो एक- राइटर थे वो आज आपके चंद्रमोहन पास शर्मा एक नहीं अच्छा थे, पैनल है। देखिए, इसीलिए ये अमेरिकन सवालों के खेमचंद घेरे जी, में है मुद्दा। खेमचंद जी सुन लीजिए, ओवर टू यू सुन लीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, खेमचंद जी ने जो बातों को जब कहा है उसका सबसे बड़ा जवाब है जनरल नरवणे जी के 2023 में अपने ट्वीट में लिख के साफ कहा था, और ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मेरी किताब पब्लिश होगी और वो बड़े आसानी से उपलब्ध है पेंगुइन पब्लिशर के पास। प्रश्न ये है कि 2023 में अगर सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल नरवणे अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं, तो कौन सा वो शख्स था, कौन सी वो सरकार थी जिसने उस किताब को छपने से रोका, और कौन सी ऐसी सरकार का पोल खुलने जा रहा था जिसके कारण उन्होंने अपने पूर्व सेनाध्यक्ष की बात को काटा और उनके साथ नाइंसाफी करी और पूरा सेना का अपमान करा। आपने सेना के छोरे और सेना के उस प्रकर्म को, जो अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर एक मात्र छोटी सी सैलरी के ऊपर जान देने चला जाता है, उस पूर्व सैनिक के उप पूर्व सेनाध्यक्ष की उस ट्वीट को भी नजरअंदाज किया, और आप जा रहे राहुल गांधी के ऊपर। अरे जब झूठ ज्यादा बोला जाए ना खेमचंद जी, तो पिछला झूठ बोलना भूल जाता है आदमी। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, हम कहाँ कह रहे हैं, हमने ना तो सेना बड़ी करी ना सरकार बड़ी करी, आप ही नहीं तो सेना से बड़ी सरकार बड़ी करी कि देश के प्रधानमंत्री बड़ा है, सेनाध्यक्ष छोटे हैं। और उस किताब के जो अंश है वो ये कहा जा रहा है कि कई डिसीजन सेना के होते हैं और कई डिसीजन एक कमेटी के होते हैं जो सेंटर से चलती है। तो लेकिन अब आप उस दुविधा में फंस गए, जब वो पब्लिशर होने के लिए, परमिटेड होने के लिए आपके मंत्रालय के पास गई, तो आपके अंदर तिलमिलाहट बची। आपने उस किताब को पब्लिशर तक प्रेशर बिल्डअप करा, और उस दिन जिस दिन राहुल गांधी जी ने इस बुक को लाकर उसकी कोर्ट करा, उन पन्नों को बीच में नहीं, मेरा और आपका मंत्रालय नहीं, मैं आपको बीच में नहीं, करेक्ट कर रहा हूँ, मेरा मंत्रालय नहीं, आपका मंत्रालय, देश का मंत्रालय। करेक्ट बाद में कर लेना, बाद में करना, बाद में लिख के करना, लिख लो। और जब राहुल गांधी जी ने उन पन्नों को सदन के सामने रखा और सदन के सामने पेश करा, तब सरकार जागी और सरकार हरकत में आई। मैं फिर कोट कर रहा हूं उस बात को, क्या पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने इस बात का कहीं कोई बात दी कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो गलत है? क्योंकि वो उनके साक्ष्य उनके प्रमाणित है। आज की सदन में, अभी बीच में नहीं, आज के सदन के अंदर जब नेता सदन राहुल गांधी जी इन बातों को रख रहे थे, तो किसके डर के कारण जो स्पीकर बैठे थे उन्होंने राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया? जब राहुल गांधी जी एविडेंस रख रहे हैं और एविडेंस की बात को दे रहे हैं और सदन के अंदर बोल रहे हैं, वो जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, बोले और देश को गुमराह करें, सेना को डिफेम करें और देश को नुकसान नहीं समझ में आएगा, दोनों खिचड़ी पकाएंगे सिर्फ ऐसे। सदन को बोलने नहीं दिया जाए। एक एक करके प्रश्न मोनिका जी कहाँ खड़ा होता है?
प्रश्न ये खड़ा होता है, देखिए आप ही ने हर चीज को उठाया और आज वही प्रश्न आपके सामने बन के आ गया। मैंने आज भी वो ट्वीट के अंदर जनरल नरोड़ा जी का ट्विटर आज भी ट्वीट के अंदर है, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो फिर भी पढ़ देगा। अब आते प्रश्न, कितनी पारदर्शिता आप लोग रखते हो उसका मैं जवाब देता हूं। एनडीए सरकार के अंदर 67 बार के अंदर जो प्रश्न पूछेगा उसमें 3 प्रश्नों की मंजूरी दी है आपने और सिर्फ 2 पे चर्चा हुई आज तक, और उन्हीं संसद के अंदर 8123 सवाल पूछे गए जिसमें से 13 सवालों का जवाब आपने दिया। अब उसी फर्क को मैं यूपीए सरकार पे भी लेकर जाऊंगा। यूपीए सरकार के अंदर 455 सवाल जब आप विपक्ष में थे पूछे थे, 315 विधेयक पर संसद समिति को भेजा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय अरुण जेटली ये बोलते थे कि सरकार चलाने का दायित्व सरकार का है, हमारा नहीं है, हम तो विपक्ष में हैं और हम वो प्रश्न पूछेंगे जो जनता के हैं। तो आज विपक्ष बदल गया क्या? ठीक वैसे ही। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी बातें हैं, कंप्लीट कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे जनसंघ और जनता पार्टी देश की आजादी के लिए राष्ट्रगान का अपमानित करती थी और स्वतंत्रता संग्राम पे नहीं जाती थी, और आज आपको उसी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के ऊपर आज भक्ति याद आ रही है। और वो राष्ट्रभक्ति आपको तब याद नहीं आ रही कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका कमांड करेगा कि किस चीज को कब खुलेगी। अरे कहां ले आए आपको देश, कहां आप ले आए देश को? हमने देश बेका नहीं था, हमने देश संवारा था, बेका आपने। आज आपने किसानों के अधिकार दिए हैं, आज आपने डिफेंस के अधिकार दिए हैं, आज आपने तो गौ माता भी फर्क कर दिया, क्योंकि अभी आप कह रहे हो पूर्वोत्तर की गौ माता, अब जो अमेरिका से दूध आएगा, जो जिस तरह की गाय वो चारा खाती हैं, तो आप तो कल को कहोगे वो तो गाय नहीं है, वो तो आगे देने वाला। शर्मा जी, कर्नल शरण के पास भी मैं जाना चाहती हूँ। शर्मा जी एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। खेमचंद शर्मा जी, फिर आप इकट्ठे जवाब दे लीजिएगा क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। कर्नल शरण जी, आप अपनी बात भी रखिए, आप कुछ कहना चाहते थे। और सवाल मेरा आपसे ये नहीं, सवाल भी साथ में ले लीजिए, वो बात भी रखिए, दोनों काम एक पंथ दो काज हो जाएंगे। सवाल मेरा ये कि क्या विपक्ष अब इसे अपने अधिकार की लड़ाई समझते हुए सारा विपक्ष एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ ये लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये कहे कि साजिश हो रही है? देखिए, मैं पहले आपके सवाल का ही जवाब दे देता हूं, क्योंकि खेमचंद शर्मा जी ने बहुत आत्मीय कुछ पक्ष रखे, उस पर आत्मीयता से जवाब देना चाहता हूं। जो आप बात कह रही हैं कि विशेषाधिकार के तहत कुछ नोटिस दिया जाएगा, हाँ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। अब मैं उसका कारण बता देता हूं। जिस विषय पे लोकसभा के पटल पे बोलने की परमिशन नहीं मिल रही है, अगर वहां पे ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेंगे तो वो तो फिर लिखित में कागज आ जाएंगे, लोकसभा के रिकॉर्ड में चले जाएंगे। उसमें यह भी चला जाएगा कि क्या लिखा गया है, उसमें यह भी चला जाएगा कि एप्स्टीन फाइल्स में कौन कौन है, उसमें यह भी चला जाएगा कि अडानी जी के 18 महीने से नोटिस के ऊपर प्रधानमंत्री जी क्यों बैठे हुए हैं, और वो लिखित में चला जाएगा और 100 साल के बाद भी आपको लोकसभा के रिकॉर्ड में मिलेगा। इसीलिए जगदंबिका पाल जी ने साफ साफ बोल दिया कि हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं है, हम आपसे मांग ही नहीं रहे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ये दूसरी बात जो फौज के बारे में कही, क्योंकि मैं स्वाभाविक उस सेवा से आया हूं, तो जो साधारण पटल पे रखा जा सकता है बस उतने तक सीमित रह के रखूंगा, बाकी नहीं रखूंगा। थोड़ा सा बोलने का समय दीजिएगा। नेताजी ने देश की फौज को क्या दिया वो मैं आपको बताता हूं। खेमचंद जी, मैं समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूं और 75 जिले में पूरा उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है और हर जिले में हजारों फौजी मेरे अंडर काम करते हैं, मेरी व्यवस्था के अंडर। तो मैं डायरेक्टली उनके साथ इन्वॉल्व हूं, मैं जानता हूं कि जनता क्या। आप बस में थोड़ा धीरज रखिएगा, क्योंकि आपकी धीरज बहुत खोएगा मेरी बातें सुनने के बाद। थोड़ा रखने का प्रयास कीजिए। काफी नहीं, वो आपके अंडर काम करते हैं। आप बात तो करने दीजिए, बोलने दीजिए, आप बाद में जवाब दीजिएगा। मैं जानता हूं आपका धीरज बार बार खोएगा। इस देश में जब फौजी शहीद होता था तो जहां शहीद होता था वहीं या तो दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, उसकी सिर्फ कैप और बेल्ट घर आती थी। जब नेताजी रक्षा मंत्री बने, उन्होंने पहला आदेश दिया कि यह देश इतना गरीब नहीं है कि अपने फौजी को अपनी जमीन पर, अपनी धरती पर, अपने दरवाजे पर शहीद होने के बाद ना भेज सके। आज तक देश में इतना बड़ा फौज को आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री ने नहीं दिया। यह आपकी बात का जवाब है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं। अग्निवीर योजना के आने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार में जिस दिन समाजवादी पार्टी की दखल होगी, अग्निवीर योजना को पूर्णतः समाप्त करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी से आप करवा दीजिए, हम भी विचार करेंगे कि राजनीतिक परिभाषा का आप आगे क्या करना है। तीसरी बात, विधूड़ी जी ने मुसलमानों के लिए जो शब्द विशेष इस्तेमाल किए थे लोकसभा में, वो चुनाव तो खैर हार गए हैं, लेकिन तब स्पीकर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की जब उन्होंने बोला कि बाहर मिलो तो बताएंगे। और जब निशिकांत दुबे जी ने भी 3 दिन पहले देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों को अय्याश और जाने कौन कौन से गैर संवैधानिक शब्दों के साथ संबोधित किया और किताबों का उद्धरण एक झोले में से निकाल के कर रहे थे, तब कहां थे आपके नेता? तब ये संवाद कहां था? तब ये संस्कार और मूल्य की बात कहां थी? क्या निशिकांत दुबे ऑथेंटिकेट करेंगे कि नेहरू जी ने क्या किया और क्या नहीं किया? जिनके देहांत को 60 साल से ज्यादा हो गया है, उनको आप संसद में वापस कैसे लेके आ पाएंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए? तो कम से कम उनकी बात तो ना करें। आप अगर बात करेंगे तो 352 पैरा 5 और 353 आर्टिकल की बात करेंगे जो संसदीय व्यवस्था में है। जगदंबिका पाल जी ने उन्हीं को कोट किया है और राहुल गांधी जी उन्हीं को कोट करते कह रहे हैं कि मैं साइन करके दे रहा हूं, कागज ले लीजिए। और जगदंबिका पाल जी कह रहे हैं हमें कागज नहीं चाहिए। आप लोग फिर फंसे हैं और मैं दुआ करूंगा कि आप लोग विशेषाधिकार का इस्तेमाल करें ताकि इसी चीज को हम लोग लिखित में खोल के देश के सामने रख सकें। आखिरी बात, जब भी घुस के मारेंगे की बात होती है तो फौजी जाता है, नेता नहीं जाता है पाकिस्तान और चीन की सीमा के अंदर घुस के। नेताओं का काम होता है हिम्मत देना और फैसला लेना कि घुस जाइए। तो जानते हैं भारतीय सेना अच्छी तरह से कब घुसी थी? हमने बांग्लादेश नाम का देश बनाया था आज से 50 साल पहले। तब तो मोदी जी नौनिहाल होंगे या युवावस्था में होंगे, प्रधानमंत्री तो नहीं थे। मोदी जी ने क्या किया वो बता देता हूं। ट्रंप ने एक फोन कॉल किया, मोदी जी ने एक सफेद कबूतर निकाला पिंजरे में से और उसको उड़ा दिया और बोला आप संदूर पे संधि हो गई। और आपको जान के ये चौंकेंगे आप कि ऑपरेशन सिंदूर अभी घोषित नहीं हुआ। खेमचंद शर्मा जी, ठीक है। कर्नल शरण जी, आपके सारे एक फाइनल कमेंट्स में परमवीर सिंह जी से भी लेना चाहती हूँ। हालांकि आपने जो तमाम बातें कही हैं, नहीं अब समय की आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए और आपने उनको पूरा जवाब दे दिया, फौज से जुड़ा भी। खेमचंद शर्मा जी, मैं फाइनल कमेंट्स आपसे इस पर जरूर लूंगी कम शब्दों में। परमवीर जी फटाफट से जवाब दे दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि एक नई लकीर खींची जा रही है जहां पर सरकार और विपक्ष के बीच में इस तरीके से महायुद्ध, जहां जनता के मुद्दे पीछे हट रहे हैं भविष्य के लिए? देखिए, ये कुछ नया नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है। आर्काइव्स में जाइए जर्नलिज्म के, आपको बहुत सारे ऐसे चीजें मिल जाएंगी और नेता शुरू बहुत पहले से ये काम करते आए हैं। एक थ्योरी है नोएम चोक्सी और एडवर्ड हर्म्स की, उसमें कहा जाता है कि जनता के बीच में एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए पॉलिटिक्स एजेंट किया जाता है। वो सेट कैसे किया जाता है? भाषणों से किया जाता है। चेस्ट थंपिंग, मतलब कि हम अंदर घुस के मारेंगे या हमने मारा था तुमने नहीं मारा है, को हम दिलेर है। ये चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, ये सेंसेशन क्रिएट करने के लिए होता है। लगातार आप देखेंगे, देखिए सेना का सवाल आया था तो अभी बात कही गई कि नेताजी के आने के बाद ऐसा शुरू हुआ। मैं यहाँ पर कोट करूंगा, कर्नल साहब को मेरे से बेहतर पता होगा। 1971 में भारतीय सेना का एक ट्रांसपोर्ट जहाज रोहतांग पास के पास क्रैश हो गया था, उसकी सर्च आज भी होती है। 2003 में कुछ वहां से मानव अवशेष रैकेज मिला था, लेकिन नेताजी के बहुत पहले से भारतीय सेना ऐसा करती है। अभी एक फिल्म आई थी जिसमें वो कहा गया था ना, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, वो बोलते थे कि सेना का तो असूल होता है कि सभी लोग साथ में जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा। अगर सजा पाएंगे ट्रेनिंग में सब लोग साथ पाते हैं किसी एक की गलती की, तो ये नेताजी कुछ नहीं लेकर आए थे। ये चेस्ट थंपिंग है। देखिए, अभी रोल रिवर्सल्स हो जाते हैं जब सेना के अंदर थे साहब, तो आपको ठीक है। चर्चा, बहुत माफी चाहूंगी, कार्यक्रम को समाप्त करने का यहाँ पर वक्त हो चला है, बहुत माफी चाहूंगी। लेकिन हालांकि आप लोग सब अपनी अपनी बात अभी और रखना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम की एक सीमा होती है। सो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। समय सीमा यहाँ कार्यक्रम की समाप्त होती है। हालांकि कई मेहमान यहाँ बहुत कुछ अभी कहना चाहते थे, लेकिन ये जो चर्चा थी आज की बेहद महत्वपूर्ण थी और कहीं ना कहीं भविष्य के लिए भी एक तस्वीर जरूर यहाँ पर आज की चर्चा पेश करती है। फिलहाल इसी के साथ सीधी बात पे मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।